सबको हमारी तरफ से आप इस वक्त 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। 12 मार्च की तारीख है और प्रोग्राम सलाम जेके लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां सीधी बात आज जम्मू कश्मीर से हम शुरू करेंगे, क्योंकि मामला पिछले 24 घंटों के दौरान एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको बाखबर करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच भारत का मौक़िफ़ सामने आया है, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन और रूस की भी खबर आपको बताएंगे और उसके साथ साथ पावर कॉरिडोर, सिविल सेक्रेटरीट की भी चंद अहम तरीन बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तलबा के हवाले से भी अहम खबर है, इसलिए आप बने रहेंगे 10 बजे तक हमारे साथ। 3 पड़ावों पर इस प्रोग्राम को आप तक लाने की कोशिश करेंगे। पहले और दूसरे पड़ाव में खबर होगी, तीसरे पड़ाव पर आते आते आप और हम बात करेंगे। यानी 9:40 का वक्त होगा जब हमारी फोन लाइन्स खुलेंगी, आप और हम बात करेंगे बराह रास्त और आप अपने मामलात हुकूमती इदारों तक पहुंचा सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इदारे फाल, मुतहरिक और बेहतर अंदाज में आपके मुश्किलों का अजाला कर सके। और फिर आपको यह भी पता है कि इस प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से हम माजी की याद को भी ताज़ा करते हैं। यानी 12 मार्च को हिस्ट्री ऑफ द डे क्या कुछ कह रही है, एक लंबी फहरिस्त को चंद वाक़यात में तब्दील करने कर आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। एक लंबी फहरिस्त होती है, लेकिन उसमें से चंद वाक़यात एक बार फिर याद दिलाने के लिए हर दिन आपके सामने आते हैं और आज भी यह सिलसिला जारी रहेगा। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन आपको याद दिलाते चलूं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमारे इस वक्त ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक पर लाइव नशरियात है, ट्विटर पर आप खबर अपडेट देख सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले माजी की बात और बात बताएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में आपको गौहर कुछ है। शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 12 मार्च है और आज दुनिया या मुल्क की सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएं। चंद वाक़ात है वो हम आपकी नजर करते हैं, यानी कि 12 मार्च आज के दिन क्या कुछ हुआ है। 12 मार्च 1799 ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और 12 मार्च साल 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया है। 1993 12 मार्च में मुंबई में सिलसिलावार बम धमाकों में सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे और आज ही के दिन साल 2006 में यानी कि 12 मार्च 2006 में इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू हुई थी। और आज ही के दिन 12 मार्च 1967 इंदिरा गांधी दूसरी बार मुल्क की वज़ीर आज़म बनी है और आज 12 मार्च 1954 को हुकूमत हिंद ने साहित्य अकादमी कायम की है और आज ही के दिन 12 मार्च 1942 में बरतानवी फौजियों ने दूसरी जंग अजीम के दौरान जज़ायर अंडमान को खाली कर दिया है और आज ही के दिन 1960 में हिंदुस्तानी बाबा, मुसन्निफ और संस्कृत स्कॉलर मोहन सेन का इंतकाल हो गया। वो आज ही का दिन था 12 मार्च 1960। तो ये थी चंद अहम वाक़ात तारीख के हवाले से, यानी कि तारीख में आज क्या कुछ हुआ है मुल्क और आलमी सतह पर, वो हमने आपके सामने रखा है। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों का पिटारा खोलते हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी, सबसे पहले आपको बताते हैं कि रात भर क्या कुछ हुआ है वादी कश्मीर के अंदर और पुलिस ने उन वारदात पर क्या कुछ बयान जारी किया है। 3 अलग अलग मकामात पर एनकाउंटर हुए और चौथी जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 3 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर वादी कश्मीर के अंदर और चौथा मकाम ऐसा था जहां पर सर्च ऑपरेशन, कुल मिलाकर 4 ऑपरेशन जुमे की रात को शुरू किए गए, जिनमें पुलवामा सबसे सरफहरिस्त था, जहां पर रात देर गई हमने आपको यह इतला दी थी कि पुलवामा के अंदर एनकाउंटर शुरू हुआ है। उसके बाद रात देर गए गांदरबल से इतला आई कि एक बड़े इलाके को मुहासरे में लिया गया। सुबह होते होते कंफर्म खबर हुई कि वहां पर झड़प हुई और हंदवारा का राजवाड़ा इलाका, जहां से खबर थी कि झड़प हुई और उस झड़प के अंदर भी क्या कुछ हुआ थोड़ी देर में आपको बता देंगे जरूर। लेकिन चौथी जगह जो है वो शुपियां का इलाका है। शुपियां के वसी इलाके का ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है, ताहम मिलिटेंटों के साथ अभी कोई कांटेक्ट वहां पर नहीं हुआ। तो 4 जगहों पर ऑपरेशन थे। 3 ऑपरेशनों में बराह रास्त मिलिटेंटों के साथ झड़प हुई है, 2 ऑपरेशन कंक्लूड हुए हैं, तीसरा ऑपरेशन चल रहा है और चौथा सर्च ऑपरेशन भी अभी चल रहा है। और सबसे पहले जब हम आपको बताते हैं पुलवामा, जहां पर रात देर गई इत्तला सामने आई थी कि वहां पर एक इलाके के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और इस वक्त की इत्तला जो सामने आ रही है कि इन तीनों ऑपरेशंस के अंदर 4 मिलिटेंट मारे गए हैं
और सिविलियन के जख्मी होने की भी इतलात जो है वो एक इलाके से आ रही है, जिला पुलवामा से आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन जुमे की रात को शुरू किया था। 3 मकामात ऐसे थे जहां पर ऑपरेशन को शुरू किया गया, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के अंदर। और अभी तक जैश और लश्कर के मिलिटेंटों को मारने का दावा पुलिस की तरफ से सामने रखा गया है। आखिरी इतला मिलने तक अभी ऑपरेशन हर जगह पर जारी था। एनकाउंटर खत्म हुए थे लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी था। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह की तरफ से कहा गया था कि ये ऑपरेशन इंतहाई अहम स्पेसिफिक ऑपरेशन थे, क्योंकि जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाए गए हैं इसमें बहुत ज्यादा इनपुट था और उन्हीं इनपुटों को देखते हुए ये ऑपरेशन चलाए गए और अभी तक कामयाबी भी मिली है। अब तक बड़ी खबर कि 3 जगहों पर एनकाउंटर हुए। 3 एनकाउंटर में अभी तक 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। 1 मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया है। यह भी पुलिस की तरफ से दावा पेश किया गया कि 1 मिलिटेंट जिंदा पकड़ा गया है। आईजीपी कश्मीर की तरफ से यह बात सामने रखी गई है। और पुलवामा, जहां तक शोपियां की बात करें तो वहां पर सर्च ऑपरेशन चंद इलाकों के अंदर इस वक्त जारी है। एक एक करके जरा तीनों नुमाइंदों के पास चलते हैं। पुलवामा भी चलते हैं, गांदरबल भी चलेंगे, हंदवारा भी चलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रही है। तस्वीरें रात की और सुबह की, जहां पर ऑपरेशन तीनों जगहों पर चल रहे हैं। कल में सारे ऑपरेशन की जगह फुटेज आपके सामने इस वक्त आ रही है। सबसे पहले पुलवामा, जहां से गाजी खुर्शीद हमारे साथ है, जहां पर रात देर गए ऑपरेशन शुरू हुआ था। और ऑपरेशन की खबर यह थी कि एक मजहबी इदारे के पास ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद सबसे बड़ी मुश्किल और मशक्कत पुलिस के सामने यह थी कि सिविलियन आबादी को उससे दूर रखा जाए, सिविलियनों को इस एनकाउंटर साइट से दूर रखा जाए। क्या कुछ अभी की खबर है और क्या वाकई तौर पर सिविलियन वहां पर जख्मी हुए, क्योंकि इतला इस तरीके की भी हमें दिल्ली स्टूडियो में मिल रही है। सीधे चलेंगे गाजी खुर्शीद के पास। गाजी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तफसीलात बताइएगा। रात देर के ऑपरेशन शुरू हुआ था तकरीबन 9:15 के आसपास, 9:30 के आसपास हमने भी इस खबर को ब्रेक किया था कि पुलवामा के अंदर जो है वो झड़प शुरू हुई है। अब ताजा तरीन इत्तलात क्या है, कहां पर यह झड़प शुरू हुई थी और अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने रखा गया है? देखिए, गुज़श्ता शाम देर गए चिवाई कलान जो पुलवामा से करीबन 8-9 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है, तो यहाँ पे फोर्सेज ने उस समय इलाके को घेरे में ले लिया जब फोर्सेस को इनपुट्स मिले थे कि इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। तो उसी के चलते चिवाई कलान जो गूसू और वायबुक के दरमियान एक गांव आता है, उसी को कॉर्डन ऑफ किया गया और फिर सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाया गया। तो फोर्सेस को ये मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर फोर्सेस ने उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ किया जिस एरिया में उन्हें ये शक था कि वहां पे एक मजहबी इदारे में मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। बताया जाता है कि कल शाम जब जो ही फोर्सेस ने उस एरिया को घेरे में ले लिया तो उस वहां पे जो एक दारुल उलूम है, दारुल उलूम जो कि बस्ती से थोड़ा बाहर है करेवा साइड में, तो वहां मिलिटेंट छुपे बैठे थे। तो उन्होंने फोर्सेस पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और पूरी रात यहाँ पे एक बड़ा एनकाउंटर शुरू हुआ और यह एनकाउंटर पूरी रात जारी रहा। रात भर गोलियां चलती रही और इस समय की जो इत्तला है, इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जबकि एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ने का भी दावा यहाँ पे पुलिस की तरफ से अभी अगरचे स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन खबर गश्त कर रही है कि यहाँ पे एक मिलिटेंट को जिंदा भी पकड़ा गया है और एक सिविलियन जो जख्मी हुआ है उसको पहले पुलवामा, उसके बाद श्रीनगर हॉस्पिटल उसे रेफर किया गया है। गाजी, जरा ये भी बताएगा कि ये जो हलाक हुए मिलिटेंट है किस तंजीम से इनका ताल्लुक है, क्या ये मकामी बताए जाते हैं और क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात है? देखिए, जो मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं उनमें से यही बताया जाता है कि एक लोकल है और एक फॉरेनर है जिनका ताल्लुक जैश मोहम्मद नामी तंजीम से है। और इस समय की मैं बात कर रहा हूं, मैं एनकाउंटर साइट पे बिल्कुल मौजूद हूं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो तनाव जैसी सूरत हाल है वो बिल्कुल बरकरार है और गोलियों का जो तबादला था वो खत्म हो चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। गाजी, ये बताइएगा, आपने कहा कि मजहबी इदारे के अंदर थे और मेरे ख्याल से 1990 के बाद शायद ये पहला मौका होगा इस तरीके से जब एक मजहबी इदारे के अंदर मिलिटेंटों के साथ एनकाउंटर हुआ हो। तो क्या उस मजहबी इदारे के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे उस वक्त, क्या या वो खाली था, किस तरीके का वो इदारा है? देखिए, ये बात बताना यहाँ पे जरूरी बनता है क्योंकि ये जो मजहबी इदारा है वो थोड़ा बस्ती से ऊपर करेवा साइड में है, जहाँ पे बादाम के दरख्त भी है और बागात भी है। उन्हीं बागातों के बीच में एक मजहबी इदारा है जहाँ पे आज
बच्चे ज़ाहिरी तालीम नहीं थे, क्योंकि अभी ये पढ़ाई का सेशन नहीं चल रहा था। बच्चे अगरचे वहाँ पे रहते हैं, लेकिन आज की इस डेट में वो बच्चे उस दारुल उलूम में ज़ाहिरी तालीम नहीं थे, वो किसी और जगह शिफ्ट पहले से ही हुए थे और उन्हें अभी आने का टाइम नहीं दिया गया था। वो बच्चे उस दारुल उलूम में ज़ाहिरी तालीम नहीं थे, दारुल उलूम खाली पड़ा था। और जहाँ पे आज का ये एनकाउंटर हुआ वो इसी दारुल उलूम के आसपास में अभी भी ये जो है सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो कुल मिलाकर 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला, और ये भी तो खबर आ रही थी कि सिविलियन जख्मी हुए। क्या उस सिलसिले में कोई ऑफिशियल तस्दीक है या ये भी सिर्फ सोशल मीडिया पर गर्दिशें कर रही है खबर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह कल सिविलियन के जख्मी होने की खबर सामने आई, तो इस हवाले से अभी पुलिस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबरें गश्त कर रही है कि वहां पे एक सिविलियन के जख्मी होने की जो है इत्तला, और लोकल जराये से हमने पता कर लिया कि वहां पे एक सिविलियन भी जख्मी हुआ है इस एनकाउंटर में, जो अभी वहां पे सर्च ऑपरेशन बिल्कुल अभी भी जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। गाजी खुर्शीद बता रहे थे कि जना मजहबी इदारे के पास एनकाउंटर शुरू हुआ, रात भर एनकाउंटर चला है, 2 मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है। और इसके बाद जरा सीधे चलेंगे गांधरबल, वस्ती जिला गांधरबल, जहां पर काफी अरसे के बाद नुन्नर एरिया के अंदर इत्तला है कि वहां पर बड़े पैमाने का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया। और उसी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के बाद खबर अब एनकाउंटर की भी आ रही है, जहां पर मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला इस वक्त आ रही है। क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है? सलीम वानी साहब, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? गांधरबल इलाका है, मेन टाउन है गांधरबल, उधर से 4 किलोमीटर दूर सर्च एरिया है। यहाँ पे जो श्रीनगर देश को इशारा से 1 किलोमीटर दूर पर जो ये टाउन है, जहाँ पे रात के 2:30 बजे की ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। जो पुलिस पार्टी थी, गांधरबल पुलिस आर्मी का 24 आवर जो जिसको कार्डन ऑफ किया था, तो वहां पे जो मिलिटेंट छुपे थे, जब जूहे में वहां पे उनको सर्च स्टार्ट हुआ तो वहां पे फायरिंग स्टार्ट होगी। और सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो फैमिली थी उस घर में, उसको इवैक्यूएट किया गया है और पूरी तरह से जो इर्द गिर्द उसके एडजॉइनिंग जो हाउसेज है उनको इवैक्यूएट किया गया था और पूरी तरह से उनको बचा के सेफ जोन में लिया गया। उसके बाद आधे घंटे के बाद वहां पे फायरिंग हो गई और फायरिंग का तबादला मिनटों तक जारी रहा। और आज लाइट आ गई, रोशनी आ गई, तो उसके बाद ये ट्वीट करके बोला कि 1 मिलिटेंट को अभी तक मार गिराने में वो कामयाब हुए हैं। और गांधरबल पुलिस 24 आर राष्ट्रीय आर्मी सब जगह है यहाँ पे, एसएसपी गांधरबल खुद निगरानी कर रहे हैं। सलीम, जरा ये बताएगा क्या ऑपरेशन खत्म हुआ या ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? और जो हलाकत, जो मिलिटेंट हलाक हुआ है, उसका ये मकामी है, क्या नाम है, किस तंजीम से उनका ताल्लुक है? इस हवाले से पुलिस ने कोई तफसीलात फराहम की है? देखो गवर्नर, अभी तक ये कहना मुश्किल है कि के मुताबिक 2 मिलिटेंट ट्रैप हुए थे या लोकल या क्या, पर अभी तक तस्दीक नहीं हुई है क्योंकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ऑपरेशन अभी भी चलता है और रोड जो ओपन हुई है, गाड़ियों को अच्छी तरह से पास किया जाता है, किसी तरह की कोई बाई नहीं, सिक्योरिटी ग्रुप लगा है। एग्जिट एंट्री पोल जो इस गाँव के एडजॉइनिंग एरियाज है उनको सील किया गया है और पूरी तरह से इस ऑपरेशन को अभी ऑपरेशन चल रहा है। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी ऑफिशियल ट्वीट भी नहीं आया कि मिलिटेंट किस तंजीम से है और किसने एनईटी जो मिलिटेंट अभी तक मार गिरा है उसका ताल्लुक एनईटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी आपका। ये थे गांधरबल से सलीम वानी जो तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां गांधरबल में एनकाउंटर जो 3 अलग अलग मकामात, पुलवामा, उसके बाद ये रात के दौरान जो तकरीबन 2 बजे सलीम वानी बता रहे थे कि तकरीबन 2 बजे के करीब वहां पर एनकाउंटर जो गोलियों का तबादला शुरू हुआ है, जहां पर एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। जिला गांधरबल की जब हम बात करें तो काफी अरसे के बाद इस तरीके का ऑपरेशन जो है वो गांधरबल के अंदर देखने को मिला है। और खबर यह भी है कि एक मकामी मिलिटेंट समेत एक और मिलिटेंट जो है वो वहां पर मौजूद है और इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद यहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। चूंकि अभी पुलिस जरा भी ये बात बता रहे हैं कि ऑपरेशन जो है वो गांधरबल का अंदर कंटिन्यू है और वहां पर वक्फे वक्फे से गोली भी चल रही है। ताहम पुलवामा और हंदवारा की भी हम बात करेंगे, थोड़ी देर में हम हंदवारा चलेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे शमीम वानी ज्वाइन करेंगे। हंदवारा के अंदर सूरत हाल क्या कुछ है वो जरा जानने की हम कोशिश करेंगे। शमीम मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा राजवाड़ा हंदवारा के बारे में, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है? क्या एनकाउंटर खत्म हुआ या अभी भी चल रहा है?
के हम जो है राजवार निचाना का इलाका है, फौज और पुलिस को एक मुसद्दिका इत्तला मिली। फौज ने पूरे इलाके को मास्टर में लिया और तकरीबन सवेरे तलाशी के दौरान मिलिटेंट ने फौज के ऊपर फायरिंग शुरू की, जिस जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट जो बताया जरा लश्कर तैयबा का एक मिलिटेंट है वो इस इनकाउंटर में मारा गया है। फौज ने पूरे इलाके को मास्टर में लिया और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। तो अभी ऑपरेशन क्या खत्म हुआ या अभी भी ये ऑपरेशन जारी है? और ये बताइएगा क्या ये एनकाउंटर रिहायशी इलाके में था या किसी और जगह पर? जी, जो इलाका है निचम राजवार का इलाका है, ये जंगली इलाका है। वहाँ पे जो है मकान जो बस्ती है वो काफी घने जंगल है। वहाँ पे फौज और पुलिस को जब मुसद्दिका इत्तला मिली है तो फौज ने पूरे इलाके को पहले मास्टर में लिया है। उसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। तलाशी के दौरान मिलिटेंट ने फौज के ऊपर फायरिंग की गई है। उसके दौरान एक लश्कर तैयबा के मिलिटेंट उस इनकाउंटर में मारे गए हैं। अभी तक मैं बताऊँ, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। पूरे इलाके को मास्टर में लिया और घर घर की तलाशी कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पे तलाशी कार्रवाई चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये हमने आपको जनाब सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के जो 3 एनकाउंटर्स है वहां की कहानी बताई। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते हैं कि जनाब अभी जो हमारे पास इतलात आ रही हैं वो ये है कि शुपियां के अंदर भी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो जारी है और शुपिया के कई इलाकों के अंदर जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो ये बड़ी खबर थी जी जनाब जम्मू कश्मीर से इस वक्त सामने आ रही थी। आती है जनाब बड़ी खबर की ओर और दूसरी खबर भी जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से ही आपके सामने रख दें। और कैदियों की मुंतकिली का मामला सामने आया है और बैरून रियासत कैदियों को मुंतकिल किया गया और इस सिलसिले में हुकूमत का मानना है कि ये जो शिफ्टिंग हुई है ये दरअसल एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है जो लगातार इनपुट्स सरकार के पास थे। उसके बाद ही वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में बड़ा फैसला ले लिया है। जी हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जेलों के अंदर कैदी थे, चाहे मिलिटेंटों की बात करेंगे, बलाई वर्करों की बात करेंगे और साथ ही साथ PSA के तहत जो कैद थे मुख्तलिफ जेलों के अंदर उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा गया जेलों में, यानी कि हरियाणा में, यूपी में और दिल्ली के जेलों में उन्हें मुंतकिल किया गया है। और इंतजामिया का मानना है कि जो जम्मू कश्मीर की जेलों के अंदर जो मिलिटेंट सरगर्मियां, यानी कि मिलिटेंट जेलों के अंदर जिस तरह से जो पिछले कई दिनों से हमने भी देखा है कि इंतजामी की जानिब से जो कहा गया है कि जेलों के अंदर ये सरगर्मियां जारी रहती हैं, उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है कि उन जो मिलिटेंट हैं या बलाई वर्कर हैं या PSA के तहत जो गिरफ्तार किए गए हैं जो कैदी है उन्हें इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर से बाहर यानी कि यूपी, दिल्ली और दीगर जेलों में मुंतकिल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो 96 कैदी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जेलों के अंदर थे उसमें सबसे ज्यादा जो थे वो श्रीनगर सेंट्रल जेल के अंदर थे, उनको मुंतकिल कर दिया गया है जी यूपी, दिल्ली और दीगर जेलों के अंदर। और बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती सतह पर मफादनामे पर दस्तखत करने के बाद कैदियों की ट्रांसफर का सिलसिला जो है वो हाथ में लिया गया है। वज़ारत दाखिला के ज़राया के मुताबिक ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि स्लीपर सेल्स की एक्टिवेशन, यानी एक तरफ से खतरनाक मिलिटेंटों की मौजूदगी वहां पर, दूसरी तरफ से OGDWs को जब वहां पर रखा जाता और फिर उनकी रिहाई होती थी तो कहीं ना कहीं साइकिल ऑफ वायलेंस चल रहा था और वो लगातार राब्ते में रहते थे। वो राब्ता कटे, वो सिलसिला कटे। इस सिलसिले में ही ये फैसला लिया गया है कि कैदियों को एक दूसरे से दूर रखा जाए और एक दूसरे के साथ उनका राब्ता न हो पाए। इस सिलसिले में ही ये फैसला जो है वो लिया गया और फिलहाल 96 कैदियों को मुंतकिल कर दिया गया। 50 के करीब डेटिन्यूज जो हैं वो मेजर एक्टिविटीज़ के तहत अप्रहेंड किए गए थे, पकड़े गए थे या सर्च ऑपरेशंस के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक किया गया था। या तो वो कोट बलवार जेल के अंदर थे या श्रीनगर के जेल के अंदर थे, उनको वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। 40 के करीब ऐसे लोग हैं जो श्रीनगर सेंट्रल जेल के अंदर थे, उन्हें भी वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा जब हम कोट बलवार जेल की बात करते हैं तो वहां की कैपेसिटी कितनी है, कितने कैदी रह सकते हैं? 850। मौजूदा वक्त में कितने कैदी हैं वहां पर? 1100। तो ओवर क्राउडेड जेल्स भी थे हमारे, तो वो भी एक ध्यान में रखा था सरकार ने कि ओवर क्राउडेड का मामला जो है ये कई बार वजारत दाखिला की नोटिस में लाया गया था जेल खाने महकमे की तरफ से। तो उसको देखते हुए भी अब जेल खानों के अंदर ज्यादा बढ़े ना बढ़े और निगरानी सही से हो, उस सिलसिले में यह फैसला लिया गया। और फिलहाल खबर यह है
कि तकरीबन 96 कैदियों को शिफ्ट तो कर ही दिया गया है। इसके अलावा तकरीबन 200 के करीब और भी लोगों के लिस्ट मुरतब किए गए हैं जो वजारत दाखिला के ज़राए से हमें इतला मिली है। उन्हें भी आने वाले 2 दिनों के अंदर शिफ्ट किया जाएगा जी। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो या दीगर जेल खानों के अंदर उन्हें तब्दील किया जाएगा, वहाँ पर भेज दिया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में एक स्ट्रेटजी को मुरतब कर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर की ओर आती है जी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प खबर है और मामला जो है वो भारत और पाकिस्तान का है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 3 दिन से लगातार सरहदों पर तनाव देखने को मिल रहा था। अगरचे गोली नहीं चली थी लेकिन पॉलिटिकल और मिलिट्री तनाव साफ दिख रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर से एक धमाका खेज शाई गिरी थी जिसको लेकर यह भी कहा गया था कि यह जनाब सुपरसोनिक मिसाइल था, लेकिन इत्तेफाकन उस मिसाइल के गिरने से कोई जानी माली नुकसान वहां पर नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद लगातार जब पाकिस्तान की तरफ से इस बात को कहा गया और कल वजारत खारजा पाकिस्तान ने डी ऑफिस को बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर बुलाया, यानी दफ्तर खारजा तलब किया कुछ लोगों को वजारत खारजा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज किया। उसके बाद अब वजाहती बयान भारत सरकार की तरफ से सामने आया है और भारत सरकार की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक यह साफ कर दिया गया है कि मिस फायर हो गया है जी मिसाइल, एक टेक्निकल गलती की वजह से हाई लेवल इंक्वायरी को ऑर्डर कर दिया गया है और ये जो टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट इसमें था, इससे माना गया है और साफ कर दिया गया है कि जो मामला पाकिस्तान की तरफ से सफारती चैनल के जरिए से जो डी अफेयर्स के अफसर है उनके सामने रखा था, उसकी इंक्वायरी हो गई है और इंक्वायरी के बाद जो वजारत दिफा की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि रूटीन मेंटेनेंस चल रहा था, टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग लीड हो गई जी, गलती हो गई जी, जिसकी वजह से फायर हो गया एक मिसाइल जो सीधे पाकिस्तान से के अंदर गिरा, सिरसा से ये चला था, पाकिस्तान के अंदर गिरा। जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन काफी माली नुकसान की इतला वहां पर है। लेकिन फौज का मानना है कि हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि जो मिसाइल लैंड हुआ जी पाकिस्तान के अंदर उसके लिए उन्हें माजरत है, ये गलती से हुआ है और वजारत दिफा जो है वो इस पूरे मामले पर तहकीकात कर रही है। भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से यह पूरा मामला जो है वो कन्वे कर दिया जाएगा आज वजारत पाकिस्तान को, वजारत खारजा पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मांग की थी कि जो कुछ आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हमें भी बताई जाए। यानी खुदा न खास्ता अगर ये मिसाइल सिविलियन एरिया में आता और वहाँ कोई मर जाता तो सूरत हाल आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी इस वक्त एक घमासान में घुस चल रहा है, वहाँ पर क्या कुछ होता और उसकी रिएक्शन में अगर कुछ होता तो दोनों मुल्क आमने सामने होते। लेकिन अल्लाह का फजल है कि फिलहाल इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए गए। इंक्वायरी की प्राइमरी इंक्वायरी क्या कुछ करी वो मैंने आपके सामने रख दी है। सफारती चैनल्स के जरिए से आज पाकिस्तान को इस पूरी बातचीत से ये जो पूरी इंक्वायरी हुई है उससे वाकिफ भी कराया जाएगा। इस तरीके की इतला जो है वो सामने आएगी। जहाँ ये 9 मार्च को पेश आया था वाक़ा, 9 मार्च जो भारत की जानिब से कहा गया है कि एक टेक्निकल खराबी की वजह से मिसाइल हादसोती तौर पर फायर हुआ है और ये पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ। खानेवाल जिला जो मियाँ चुनू इलाका है वहाँ पर गिरा है, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस सिलसिले में कल भारत की जानिब से मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया गया है, इस पर तहकीकात भी अब शुरू कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात अब जरा जम्मू कश्मीर की ही करते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से सिविल सेक्रेटरीट के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हवाले से आ रही है। खबर सिविल सेक्रेटरीट से, जहां एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के मामले पर एलजी जो काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं, उन्होंने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि 3 दिनों के अंदर जेकेएस अफसरान के APR किए जाएंगे मुकम्मल, ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। और इस सिलसिले में 342 अफसरों के APR अभी तक जमा नहीं हुए, यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है इन अफसरान की वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, इन अफसरान ने अभी तक जमा नहीं किए हैं, जिसको लेकर एलजी इंतजामिया काफी मुतहरिक नजर आ रहे, काफी संजीदगी उन्होंने जाहिर की है कि इनकी एनुअल रिपोर्ट पर उन्होंने जो है अफसरान को हिदायत दी है। हुकूमत की तरफ से पहले ही जेल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था 6 जुलाई 2021 को, जिसके तहत यह साफ कर दिया गया था कि जनाब हर एक अफसर का एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट APR जो है वो आना चाहिए और ये APR जो है ये आना चाहिए स्पैरो जो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो है
उसी के जरिए से इसको पूरा करना होगा। और साल 2020-21 के हवाले से सभी अफसरों से कहा गया था कि इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो वो इसी के जरिए से आनी चाहिए। ताहम इतला ये है कि कम से कम 342 सरकारी अफसर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को मुकम्मल जो मुकर्ररा मुद्दत थी उसके दौरान नहीं जमा कराया है। और अब इतला यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लिया है कि अफसरों के अप्राइजल्स नहीं आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो अब इसके ऊपर और कार्रवाई बर्दाश्त और कार्रवाई होनी चाहिए और जिन अफसरों ने नहीं किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन फिलहाल यह खबर भी आ रही है कि 3 दिन का वक्त जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से दे दिया गया है अफसरों को कि वो अपनी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो सबमिट करे ताकि सरकार मजीद आगे इस पूरे मामले में बढ़ सके। सीधे चलेंगे श्रीनगर, हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी। हिलाल हांजुरी, जिनके पास मजीद तफसीलात है, ये जो अप्राइजल रिपोर्ट होती है, एपीआर होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, किन किन अफसरों के अभी पेंडिंग है और क्या कुछ सरकार करने जा रही है। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से हमारे नाजरीन को जरा अपडेट कीजिएगा। एपीआर हर एक मुलाजिम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे एक तो परफॉर्मेंस का पता लगता है और सरकार का मानना है कि जनाब एक अकाउंटेबिलिटी को सेट किया जाता है कि एक अफसर कितना काम कर रहा है। इस बार सरकार ने ऑनलाइन सारा कुछ सब कुछ करने की बात कही थी, लेकिन सिस्टम सामने होने के बावजूद भी जब 300 से ज्यादा मुलाजमीन और बड़े अफसर अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं दे पाए तो क्या समझा जाएगा इससे? देखिए गौहर, इसको बारीकी से देखने की जरूरत है। दरअसल ये जो परफॉर्मेंस एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ये JKAS ऑफिसर्स ने पहले ही भरा है। हालांकि उसने इस पर लेवल जरूर लगाया है, वक्त पर उन्होंने ये दाखिल नहीं किया है जो अपना एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भरना है जी। लेकिन ऐसे केस ऑफिसर्स के बाद सवाल उठता है उस अथॉरिटी पर जिन्हें इसके लिए कंपाइल किया गया था, क्योंकि 3 अथॉरिटीज से ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है गुजरती है, तब जाकर इसको क्लियरेंस मिलती है। लेकिन सवाल यहां पर केएस ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस को लेकर नहीं है, बल्कि सवाल ये उठते हैं कि जो उनकी अकाउंटेबिलिटी को यहां पर जरूरी ठहराते हैं, जो 3 अथॉरिटीज इसके लिए बनाई गई थी, 3 मराहल से इन रिपोर्ट्स को गुजरना होगा, उनकी खुद की परफॉर्मेंस इस पर काफी जीरो नजर आ रही है। क्योंकि जो 6 जुलाई साल 2021 को एक नोटिफिकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जानब से जारी की गई थी और उसके बाद इन 3 अथॉरिटीज जो बनाई गई थी, जिनमें इनिशिएटिंग अथॉरिटी को 30 सितंबर का डेट दिया गया था, रिव्यूइंग अथॉरिटी को 15 नवंबर का डेट दिया गया था और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो फाइनल अथॉरिटी है उसको 31 दिसंबर साल 2021 तक का टाइम दिया गया था कि इन तीनों फेज से इन एपीआर्स को गुजरना होगा। यहीं से पता चलेगा कि जिस केएस ऑफिसर ने ये परफॉर्मेंस दी है क्या इस पर लॉजिक है, क्या ये सही है, ये इसकी अकाउंटेबिलिटी थी। और इसके लिए 31 दिसंबर का डेट फाइनल था, लेकिन तब से लेकर आज तक भी ये क्लियरेंसेस इन 3 अथॉरिटीज से मुकम्मल नहीं हुई है। तो इस वजह से जिन अथॉरिटीज को इस चीज के लिए ये हदफ दिया गया था, ये काम दिया गया था कि वो इसका जायजा ले, वो खुद अपने आप इसमें जीरो पर नजर आ रही है। उनकी खुद की जो कारकर्दगी है वो जीरो है जी। क्योंकि अगर जीरो नहीं होती तो शायद फिर इसको रिनोटिफाई नहीं करना पड़ता है। यानी जब उन्होंने 31 दिसंबर तक इसकी परफॉर्मेंस नहीं दी है, अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, तो यही वजह है कि फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को 4 जनवरी साल 2022 को एक और नोटिफिकेशन निकालनी पड़ी और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने इन अथॉरिटीज को वायदा किया कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट आप पेश करने हैं, यानी जो आपका काम सौंपा गया है वो आपने मुकम्मल करके देना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो कारकर्दगी का खुलासा कर रहे हैं, जो कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं, उनकी कारकर्दगी एक बार फिर से खराब हो रही है। अब जिन अफसरों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी स्पैरो के जरिए से, और आपका मानना कि जनाब 3 अलग अलग कमेटियां थी जिन्हें रिव्यू करना था, उन 3 कमेटियों के बड़े अफसर हैं, तो क्या अब उन 3 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन 3 कमेटियों के हेडों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि खबर यह भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया है और कहा कि यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। बिल्कुल गवर्नर, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर है MK द्विवेदी साहब, उनकी जानब से आप इस बात का संजीदा नोटिस लिया गया है। हालांकि टाइम काफी गुजर चुका है, अब लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी
उन तीनों अथॉरिटीज की जानिब से रिपोर्ट नहीं आए हैं। नतीजा ये हुआ कि जो एम के द्विवेदी है उन्होंने अब 3 दिन का टाइम दिया है और 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मुतल्लिका अथॉरिटीज से कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट दे, वरना जो फोर्सबली इसको फॉरवर्ड किया जाएगा किसी नेक्स्ट अथॉरिटी के पास। और जो इसमें नाकाम रहेंगे, जो तीनों अथॉरिटीज में जो अगर तीनों नाकाम रहती हैं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद ये समझने की बहुत जरूरत है कि तीनों स्तर पर अभी तक नाकामियां नजर आ रही हैं। हालांकि बहुत हद तक काम हुआ है लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ है, और जब काम मुकम्मल नहीं हुआ नतीजा ये हुआ कि ऐसे कार्रवाई जो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ या ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ जिनकी कारकर्दगी 0 के बराबर रही होगी या कम रही होगी, उनके खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो पाती है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर से और तफसीलात फराहम करने के लिए कि अफसरों ने जेकेएस अफसरों ने अपना काम तो स्पैरो के जरिए से किया, लेकिन जो मॉनिटरिंग एजेंसियां ऊपर लगाई गई थी उनके लैल की वजह से अभी भी 342 अफसरों की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो हतमी रिपोर्ट पर साइन होना बाकी है, जिसकी वजह से सवालिया निशान एडमिनिस्ट्रेशन पर ही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच की कहानी है और सवाल अब चला गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, जिन्होंने 3 दिन का वक्त दिया है खबरों के हिसाब से कि वो इस पूरे मामले को खत्म करे। फिलहाल जी यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि भारत और चीन के बीच क्या कुछ चल रहा है। आपको बताएंगे कि इस बार सरमायाकारी के हवाले से अच्छी खबर क्या कुछ है, क्योंकि खबर है कि शेख हबीब अब जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। फिर आपको और भी कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी है और कुछ अहम खबर दिल्ली से डेवलप हो रही है, उस पर भी आपको बताएंगे कि अब मंडे के बाद आपकी नजरें दिल्ली पर क्यों रहेंगी। एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।